सो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम में जो पहला थ्योरम है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एंड दूसरा वाला हम बोलते हैं, वो बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है वो हम देखते हैं। यदि मान लो कि यहाँ पे मैंने एक एक्सिस लिया और यहाँ पे एक बॉडी लिया, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से तुम्हें पता चल पा रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका समथिंग है। सो ये हमें पता है आई सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी इज हाउ मच। सो यहाँ से यदि हम क्या करेंगे कि यदि एक डिस्टेंस डी रखेंगे एक्सिस 2 से या एक्सिस कोई दूसरा अनदर एक्सिस से, सो हम बोलते हैं कि यदि इसका मास m है, सो हम ये बोलते हैं कि आई एक्सिस इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास plus capital M into d square, where capital M is the mass of the body. This is known as parallel axis theorem. ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो इसका बड़ा अच्छा सा एक एग्जांपल है जो तुम लोग को पता है, क्या? रॉड का। रॉड में तुम लोगों ने देखा था कि जो रॉड था उसके सेंटर ऑफ मास से हमने निकाला था आई। सो ये आया था आई सेंटर ऑफ मास ml स्क्वायर बाई 12 पिछली क्लास। सो यदि मुझे इस एक्सिस से निकालना हो किसी भी एंड से, लेट्स से दिस इज माय एक्सिस, सो हम बोलेंगे कि आई एक्सिस इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है अब वो हो जाएगा d। सो यहाँ पे d की वैल्यू हो गई l बाई 2। सो यहाँ पे आप लिख लोगे m इंटू डी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आप लिख लोगे ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू l बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि योर आई एक्सिस इज गोइंग टू बी ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4। सो ये बच्चे हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। तो यही आया। तो ये हमने पिछली बार नॉर्मल जनरल तरीके से पता किया था, आज हमें इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पता किया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, इसका यूज होता है कई जगहों पे। अब वो यूज हम देखते हैं। जैसे कि मान लो कि जेई का एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फ्रॉम जेई इटसेल्फ। जेई में एक क्वेश्चन आया था कि एक बॉडी है ऐसे और यहाँ पे एक दो एक्सिस दे दिए गए थे। अब बोला क्या था कि ये जो इसका है, ये लाइन जो थी वो सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रही थी, और ऐसा बोला कि इस लाइन से इस मास का जो डिस्टेंस था वो d1 था और इसका मास कैपिटल M था, और तुमको दिया गया कि विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज I1, और तुमसे पूछा गया कि फाइंड I2 यदि ये एक्सिस 2 है तो, और I2 हमें निकालना कितना किस रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू वही I1 M और D के टर्म में निकालना है। तो पता करो फाइंड I2 इन टर्म्स ऑफ I1 कैपिटल M D1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी दिया हुआ था, दिस डिस्टेंस वाज D2। ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? गौरी आ गई क्या? नहीं आई? चलो कोई नहीं, तुम दोनों देखो इसको। चलो निकाल लो जल्दी से।
कितना आया? चलो बताओ, कुछ किया आप लोगों ने? सुहानी कुछ किया बेटा? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे आपने लिखा होगा सबसे पहले I1 इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस कैपिटल M इंटू डी स्क्वायर। ठीक है ना? ये बात सबसे पहले आप लोगों ने लिखी होगी। जब ये बात आपने लिख ली तो यहां से आपको मिल गया आई सेंटर ऑफ मास। तो आई सेंटर ऑफ मास आपको मिल जाएगा I1 माइनस M D1 स्क्वायर, क्योंकि I1 D1 डिस्टेंस से दूर था इसलिए D1 स्क्वायर। अब फॉर I2 की वैल्यू क्या होने वाली है? I2 की वैल्यू लेने वाली है आई सेंटर ऑफ मास प्लस M इंटू D2 स्क्वायर, क्योंकि ये जो थियरम लगता है ना वो सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है और किसी चीज पे नहीं लगता है। तो जो पिछला वाले वैल्यू आपने निकाला था I1 माइनस कैपिटल M इंटू D1 स्क्वायर एन प्लस कैपिटल M इंटू D2 स्क्वायर, तो ये आपके पास I1 प्लस कैपिटल M D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर। बेटा सुहानी समझ में आया? यस सर। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, यदि D1 इक्वल टू D2 रख दो तो ये 0 हो जाए, I2 इक्वल टू I1 हो जाएगा। यदि D2 इक्वल टू D1 रख दिया तो I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा। तो ये सेम चीज हम रॉड में देख सकते हैं। रॉड के अंदर आप क्या देखते आ रहे हो? रॉड के अंदर आपने ये देखा है कि रॉड जो होता है उसके अंदर यदि मैं इस एंड से निकालू, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, एंड से, दोनों तरफ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/3 आता है। तो वो किस तरह से हो गया? D1 और D2 बराबर हो गया। ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। यदि ये D1 और D2 दोनों बराबर हो गया, D1 इक्वल टू D2 हो गया, सो ये जो I1 होगा वो I2 के बराबर हो जाएगा। ऐसा हम देखते हैं रियल लाइफ में। बोलो यस, समझ में आया? यस। अब दूसरा थियरम पे हम आते हैं, जो द सेकंड थियरम इज परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम, जो तुम बोल रही थी पिछली बार। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम जो है, दिस थियरम इज वैलिड ओनली फॉर लेमिना टाइप बॉडीज। लेमिना टाइप बॉडीज यानी कि, या लेमिना हम बोलते हैं, लेमिना। लेमिना का मतलब होता है प्लेन, प्लेन, एक ही प्लेन में। सो दिस इज ओनली वैलिड फॉर प्लेन बॉडीज। सो प्लेन बॉडीज का मतलब क्या होगा वो हम देखते हैं। यदि मैंने किसी भी बॉडी का ऐसे रखा और उसका प्लेन की बात मैं कर रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सर्कल ले लिया मैंने,
सर्कल से ठीक नहीं लग रहा है, कुछ रैंडम एक लेते हैं। ये एक बॉडी हो गया, और यहाँ पे मुझे ये पता चल चुका है कि सपोज यदि यहाँ पे मुझे पता चला है कि आई वाई, और यहाँ पे मुझे पता चला है आई एक्स, मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट मिला है मुझे, तो वो हो जाएगा आई एक्स, और इस एक्सिस के अबाउट मिलेगा जो हो गया आई वाई। तो आई एक्स और आई वाई यदि मुझे पता है इस बॉडी का, और ये बॉडी, तो बॉडी इज इन प्लेन, द बॉडी इज इन एक्स वाई प्लेन, बॉडी खुद एक्स वाई प्लेन में ही है, यदि ये बात तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो तुम ये बोलोगे कि बाय दिस थियरम, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम, by perpendicular axis theorem, you can say that Ix plus Iy equal to Iz। ठीक है, Iz मतलब कि वो प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर है, Iz is perpendicular to plane xy। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? हेलो, यस और नो? यस बोलो, हाँ या ना, कुछ बोलोगे कि नहीं तुम लोग? Yes, तो sir. ये सर्कल की बात यदि कर रहा हूं, तो सर्कल जो है वो किस तरह का होता है, ऐसा होता है। तो ये सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस यदि r है, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, वन ऑफ इट्स डायमीटर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कल अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर, इसके किसी एक डायमीटर के अबाउट हम निकालना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे एक इधर मिल जाएगा तुम्हें आई एक्स, और इधर मिल जाएगा आई वाई। दोनों जा कहां से रहे हैं, बिल्कुल सेंटर से जा रहे हैं। तो तुम ऐसा लिख सकते हो कि आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। अब यहाँ पे एक चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि ड्यू टू सिमेट्री यू कैन से दैट, ड्यू टू सिमेट्री you can say that Ix equal to Iy equal to, let us say, I let, and Iz हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये वाला जो प्लेन है इसके ऊपर जाते हैं, तो Iz हमने निकाला है mr² फॉर सर्कुलर रिंग, ये हमने अभी पिछली क्लास में निकाला है। सो यहाँ पे तुम लोग लिख दोगे कि Iz mr² हो गया ड्यू टू सिमेट्री Ix इक्वल टू Iy। तो ये यदि इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन दोनों मिला के 2 है, तो बाई 1 and 2 वी कैन सी दैट 2i इक्वल टू mr², दिस इम्प्लाई i इक्वल टू mr² बाई 2। और ये i तुम देख रहे हो कि अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर निकाला जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? बोलो जी, ठीक है। तो फॉर डिस्क सिमिलर आर्गुमेंट कैन बी, similar argument can be applied। तो सिमिलर आर्गुमेंट जब निकालोगे तो उसका आई डायमीटर हो जाएगा mr² बाई 2, यानी कि डिस्क का यदि मैं डायमीटर के अबाउट निकालना चाहूं तो mr² बाई 2 इंटू 1/2, यानी mr² बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि उसके एक्सिस में तुमने कल निकाला था mr² बाई 2, तो ये हो जाता है mr² बाई 4। बोलो यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी? बोलो जी, सुहानी बात समझ में आई? Yes, sir. अब क्वेश्चन तुम लोग को कैसे पूछते हैं जी में, टेंजेंट के अबाउट पूछते हैं वो लोग। तुम्हें पता है कि यदि सर्कल के टेंजेंट के अबाउट पूछ रहा है, तो ये वाली चीज होगी सर्कल की टेंजेंट, ये डायमीटर के बिल्कुल पैरेलल होती है, टेंजेंट हमेशा पैरेलल होती है, ये तो पता ही है ना, और उसी प्लेन में होती है जिस प्लेन में सर्कल होता है।
टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? टेंजेंट इज ऑलवेज इन द सेम प्लेन एज ऑफ द सर्कुलर रिंग, डिस्क or any lamina, circular lamina, any circular lamina. Any circular lamina. So बेटा यहाँ पे यदि मैंने रिंग का अबाउट टेंजेंट निकालना चाहा तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का आर। अब देखो यहाँ पे अब मैं दोनों थ्योरम 3/2 m² हाँ, इसमें तुमने दोनों थ्योरम लगाया ना, बोलो। ये लगाने के लिए तुम्हें दोनों थ्योरम लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये तुम निकाल नहीं पाओगे। सो ये एक कंफ्यूजन आता है। तो जेई में एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिया था पिछले साल, आईआईटी एडवांस का ही था, खूब सारे सर्कल ले लिए थे उसने। ये तुम लोग के असाइनमेंट में भी हो गए, खूब सारे सर्कल थे, सब बराबर थे, सारे बराबर सर्कल थे, और उठा उठा के ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया था। एक सर्कल यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया। कितने सर्कल से कंप्लीट हो जाता है? मैक्सिमम कितने सर्कल लगा सकते हैं हम लोग? तुम लोग को पता है? एक सर्कल के चारों तरफ कितने सर्कल आ सकते हैं बिना टच किए हुए? मैक्सिमम मतलब टच करते हुए, लेकिन बिना इंटरसेक्ट किए हुए। एक एक जगह पर तो इंटरसेक्ट करेगा ही। 6 6 होते हैं शायद, हाँ। ऐसे 6 रख दिया, ये हल्का सा, हाँ ठीक है। और बोला कि सबका रेडियस तो बेटा आ रही है, और तुमसे पूछा कि इसके रिस्पेक्ट में पता करो। अब चक्कर इसके साथ क्या होगा इस क्वेश्चन में, कि या तो ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछने की बात तो करेगा, ठीक है, या तो ये रिस्पेक्ट में बात कर सकता है, पूछ सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ओबियसली 4-5 और जितने बनते हैं। लेकिन उन लोगों ने पूछा था अबाउट सेंटर एस, ये वाली एक्सिस जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये वाली एक्सिस के अबाउट, मतलब प्लेन के बाहर वाला पूछा था। इसको तो हम पढ़ा ही रखते हैं। ये जो एक्सिस के बाहर जाता है ना, उसके रिस्पेक्ट में पूछा था, ये वाला। सो क्या हम एक्सिस के बाहर वाले की भी निकाल सकते हैं? बोलो, हेलो, बोलो, निकाल सकते हैं? ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, आंसर इसका शायद गलत है, हम आंसर में अगेन फोकस करते नहीं उतना ज्यादा, लेकिन कॉन्सेप्ट में तुमको बता रहा हूं। ये यदि तुमसे पूछेगा कि एक्सिस के बाहर पूछ रहा है, तो तुम क्या बता लोगे इसको? तो सबसे पहले तुम लोग को अपना जो बेसिक है उस बेसिक के ऊपर काम करना चाहिए। बेसिक ये है मेरे पास कि ऑब्वियस सी बात है कि यदि ये एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये I1 मुझे निकालना होगा, I निकालना होगा, तब तो मैं निकाल ही लूंगा। कैसे निकाल लूंगा? मैं पहले एक वाले का निकाल लूंगा, मैं नाम रख लेता हूँ, ये अंदर वाले का 1, इसके बाद ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। सो I इक्वल टू मैं लिख लूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6, सबका तो n प्लस I7 7। लेकिन हर एक दूर कितना है ये एक्सिस से? जो I2 और I7 है वो कितना दूर है? R दूर है।
और सिमिलरली जो 4 और 5 है वो भी r दूर है। तो हमने कौन से एक्सिस से निकालना है? ये वाला एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये वाली एक्सिस की बात कर रहा हूँ, बीच में से जो जा रहा है ये। ओके सर। ये हाँ, मैं मैं प्लेन के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, और सबका मास सेम है, रेडियस आर है, वो कंसीडर्ड। सो यहाँ पे मैं तुमको यदि ये बताऊं तो कितने 4 ऐसे हैं जो कि r डिस्टेंस पे है एक्सिस से एक्स्ट्रा। तो 4 एक्सिस पे एक्स्ट्रा है तो +4m इंटू आर स्क्वायर, और 2 ऐसे हैं जो कि 2r डिस्टेंस पे हैं 6 और 3। यदि इनको देखो तो ये इस एक्सिस से 2r डिस्टेंस पे है। सो ये 2r डिस्टेंस पे जो होगा इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा +2m इंटू 2r का स्क्वायर। अच्छा, ये सब I1 I2 I3 I4 ये सब मिलके मिल जाए, सारे के सारे जो I1 I2 I3 I4 है, बेसिकली यदि मैं सबको सेंटर पे लाकर रख दूं तब वो बात कर रहा है। तो यानी कि इसको ना लिख के I1 I2 I3 I4 ना लिख करके मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं, ये वाली चीज एंड +7m इंटू आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? हेलो, ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? कहा हो जी तुम? अरे क्या नाम है, यतीन, बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। सो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7mr स्क्वायर +4, और ये 4 और 4 8, तो 8 7 15 19 mr स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। बोलो हाँ कि ना? ये सर्कुलर रिंग होगा तो 19 mr स्क्वायर, ठीक है। अब यदि इसको मैंने आई वाई मान लिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा। तो आई एक्स भी तो तुम्हारा इतना ही आ जाएगा 19 mr स्क्वायर। बोलो इस बात से सहमत हो कि नहीं सहमत हो तुम? हेलो हेलो, सहमत हो इस बात से? भैया कुछ बोलोगे हाँ या ना? यस सर। सो आई एक्स भी 19 mr स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आई जेड होगा। तो अब तुम ये थियरम हमेशा लगा सकते हो प्लेन के बाहर यदि है तो ये हो जाएगा 38 mr स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अब इससे ज्यादा अच्छे से बताया नहीं जा सकता है। मैंने कुछ गलती किया है जो मैं अक्सर कर देता हूँ, बता रहा हूँ क्या गलती की है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे 7/2 रखना था, वो गलती कर दिया, क्योंकि वो अबाउट डायमीटर तो हाफ हो जाता है ना। यस सर, वो मैं सोच रही थी। हाँ, तो ये एक गलती मैंने कर दी है, तो मैं कुछ ना कुछ गलती कर ही लेता। तो ये 2 हो गया, तो एक्चुअली ये हो जाएगा तुम्हारे पास, फिर बेसिकली कम हो जाएगा। तो ये 8 और 4 12 और 12 और ये 15.5 हो जाएगा। सो ये भी 15.5 हो जाएगा, तो ये 31 हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो यस। समझ में आ रहा है जी तुमको? हेलो, यस सर। अब देखो डिस्क के लिए भी एक निकाल, मतलब ऐसे तो तुमको पता है तुम निकाल ही लोगे, लेकिन डिस्क का मैं लिख देता हूँ। सो यदि ये डिस्क होगा तो डिस्क के लिए हो जाएगा आई टेंजेंट यहाँ पे 5/4 mr, 1/4 हो जाएगा ना, तो 5/4 हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 4, ठीक है ना? यस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पूरा अच्छे से समझ में आया तुमको? बोलो। तो अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं अब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे यदि कोई बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट के ऊपर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यदि मान लो यहाँ पे ऑर्गेनिक एक्सिस लेते हैं, ये एक बॉडी ले लिए m1,
यहाँ पे इसका डिस्टेंस है r1 और ये जा रहा है पैरेलल टू दिस इज v1 वेलोसिटी से जा रहा है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको ले लिया m2 और इसका ये v2 वेलोसिटी है, ये हो गया r2। सिमिलरली यहाँ पे हो गया m3, ये इसके परपेंडिकुलर ये है v3 और ये हो गया r3। v1 हमेशा परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट हम रखेंगे। सो यहाँ पे यदि मैं I निकालना चाहूं तो मैं लिख दूंगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड प्लस up। और यहाँ पे यदि मैं v1 निकालना चाहूं तो मैं लिख दूंगा r1 ओमेगा, v2 निकालना चाहूं तो लिख दूंगा r2 ओमेगा, v3 निकालना चाहूं तो मैं लिख दूंगा r3 ओमेगा एंड सो ऑन। अब यदि मैं कैनेटिक एनर्जी निकालना चाहूं सारे पार्टिकल का, रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी, तो मैं लिखूंगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बच्चा हो जाएगा 1/2 m1 r1 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m3 r3 ओमेगा का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ से मिल जाएगा तो मेरे पास 1/2 m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर and so on into omega square. So this is nothing but kinetic energy rotational and its value is 1/2 I omega square। और ये जो I था वो I उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में है जिस एक्सिस से हम kinetic energy निकाल रहे हैं।